जैसे लायंस क्लब में आप थे उस वक्त बड़ा आपने नाम भी कमाया, लोगों की सेवा भी की, अपना व्यवसाय भी सही चल रहा था। अगर जैसे कि मैडम की अगर हम बात करते हैं, 2 बेटियां आपकी, मैडम ने अब घर बहुत अच्छी तरह संभाला भी। जैसे लायंस क्लब में आप होते थे तो कई बार मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाहर जाना भी पड़ता था, व्यवसाय भी। तो उस टाइम की कितनी खलती है इस वक्त अगर मैडम नहीं है तो कितनी दिल में दुख है, और किस तरह से आपने मैनेज किया अपना आपको, किस तरह से वो किया? देखिए, ज़िंदगी के कहते हैं ना 2 पहिए होते हैं, और उसमें वो एक पहिया अगर चला जाए तो आप कितना आप समझ सकते हैं। तो वो हम सफ़र थी मेरी, बहुत उन्होंने साथ दिया। 2 बेटियां थी, लेकिन उन्होंने ही मुझे कभी दिमाग में नहीं आने दिया कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क करो। है मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं तेरा अंश हूँ, मुझे मत मार माँ। ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं तेरा अंश हूँ, मुझे मत मार माँ। ऐ मेरी प्यारी माँ, बेटियों से ही चलता संसार है, फिर क्यों बेटियों से तुझे इनकार है। बड़ी होकर पिया के घर जब जाऊंगी, गले लग कर के आपको बड़ा रुलाऊंगी। कन्या का दान तो स्वर्ग का द्वार है, ऐ मेरी प्यारी माँ। एक छोटी सी पत्थरी से भी किसी की जान जा सकती है। तो उनके जाने के बाद एकदम तो शून्य सा हो गया जीवन, कि कभी कोई देखा नहीं था। अच्छा पैसा था, अच्छा कारोबार था, 2 बेटियों का वो था। तो लेकिन उस समय भी एक मुझे कहीं से कुछ एक सत्संग मिल गया था, तो वहाँ मुझे उन्होंने काफ़ी उठाया। संदेश है, बेटी को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि बेटे से कम होगी। बेटियां आज के दिन अगर बात करें तो बेटे से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप को संभालती है, माँ बाप को पूछती है। कोई भी दुख दर्द होता है, जितना बेटे को दर्द नहीं होता दिल में, उससे ज़्यादा बेटी को दर्द होता है अपने माँ बाप को लेकर। कि हर इंसान वो कर सकता है जो उसने, अगर वो दिल से और मन से, सच्चे मन से लग के ईश्वर को ध्यान करके। क्योंकि पैसा ताकत है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। लोग पैसे के पीछे जैसे बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पैसा किसी के काम नहीं आया। हमारे लायंस क्लब के बहुत अच्छे अच्छे मित्र जो 500 करोड़ तक के भी थे उनके पास पैसा, लेकिन वो काम नहीं आया क्योंकि वो उन्होंने हेल्थ के बारे में कभी जागरूक हुए नहीं हो। तो मैं हमेशा एक गीत गुनगुनाता हूँ, जिसके एक स्टैंजा आपको जरूर सुनाऊंगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वक्त जिन व्यक्ति के साथ हम हैं उनका नाम लायन सुरेंद्र छिंदा के नाम से जाने जाते थे। कई वर्षों से लायंस क्लब में काम किया, अपने परिवार का भी पालन पोषण भी करते रहे, बिजनेस भी चलाते रहे। और समाज की अगर बात करें तो लगभग लायंस क्लब में मेंबर से जुड़ के गवर्नर तक का इन्होंने पद हासिल किया। उसके बाद कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई कि जैसे उनकी वाइफ थी, कुछ समय जैसे कुछ बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ। 2 बेटियां थी, बेटियों के लिए जिम्मेदारी भी पूरी बखूबी इन्होंने निभाई। उसके साथ अपना व्यवसाय प्रॉपर चल रहा था, ढंग से चल रहा था, और बीच में इस तरह की दिक्कतें आई। उसके बाद किस तरह से इन्होंने अपना आप को मैनेज किया, बच्चों की पालन पोषण किया, उनको उनकी शादी की। और अभी जो फिलहाल अगर बात करें तो लायंस क्लब भी साथ में, और साथ के साथ एक और संस्था से जुड़कर अभी लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे शख्सियत है, इनके बारे में आपसे अलग अलग जैसे इनके सवाल हम से माध्यम से इनसे जानते रहेंगे। आप देखिए, बहुत बढ़िया इंटरव्यू होगा, और इसमें आपको भी इनके जो बात होंगी, इनके जो इंटरव्यू होगा, उसमें से बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलेगा। जितने भी दर्शक हैं, मैं चाहूँगा RSN एक्सप्रेस के इस तरह की मुहिम हम लगातार चला रहे हैं, और आपके बीच में जो लोग हैं, आपके बीच में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, संघर्ष किया है, और अपने परिवार का भी पालन पोषण अपने अच्छी तरह अपने परिवार के साथ रहकर समाज के लिए जो कार्य किए, उन व्यक्तियों को आपके सामने हम लेके आते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें, और आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनके हमें आप नंबर भी दें और उनके बारे में बताएं, ताकि हम उन तक पहुंच के उनका भी इंटरव्यू करके उनके विचार आपके सामने पेश करें। तो पहले मैं स्वागत करूंगा सुरेंद्र जी RSN एक्सप्रेस में आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं RSN
एक्सप्रेस चैनल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सुरेंद्र जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में तो बता ही दिया थोड़ा सा, जैसे आपने अपने व्यवसाय की एजुकेशन के बाद अपने व्यवसाय आपने शुरू किया, मेरे ख्याल से ऑटो मार्केट से आपने शुरू की थी, तो वहाँ पे आपकी एक तरह के डीजल पंप का काम था, तो किस तरह से कितने वर्ष आपने वहाँ पे किया, उसके बाद लायंस क्लब में कैसे जुड़ना हुआ आपका? हाँ सर, एक्चुअली क्या था कि घर के हालात, मेरे फादर भी बहुत अच्छे मैकेनिक थे, सरदार मलकीत सिंह जी, वो बड़ा नाम था उनका ऑटो मार्केट में। तो कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस हुए कि उनके ब्रदर ने उनको थोड़ा अलग कर दिया, तो हम लोग अभी सब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय। तो उन्होंने कहा कि आप ये अभी छोड़ो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं है, तो आप लोग कुछ काम सीखना पड़ेगा आपको। तो हम एकदम से एजुकेशन से, मैं डीएन कॉलेज में स्टूडेंट था उसका, तो बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था। तो एकदम से जब उन्होंने कहा कि आपको काम सीखना है, तो हमारे लिए बिल्कुल एक सरप्राइज था, दोनों तीनों भाइयों के लिए। तो लेकिन फिर हमें ऑटो मार्केट में दिखाया गया, तो मुझे भी उन्होंने एक काम बताया कि ये फ्यूल इंजेक्शन पंप का, वो साफ़ सुथरा सा काम था और ज़्यादा काला काम नहीं था। तो मुझे लगा कि मुझे ये सीखना चाहिए, तो मैं वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने वो काम किया, माइक्रो एजेंसी में काम किया, बहुत साल उसमें सीखता रहा, क्योंकि एजुकेटेड था तो मुझे जल्दी वो समझ आ गई वो काम। तो वो काम करते करते बहुत नाम किया ऑटो मार्केट में, कम से कम 35 से 40 साल तक तो मैं जुड़ा रहा, और बहुत ही शानदार काम रहा कि उस वहाँ पर कोई पैसे की कमी नहीं थी, शोहरत की कमी नहीं थी। बहुत आज मेरे ही ऑफिस में से जो बच्चे सीख कर गए हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे सीख करके और बहुत अच्छी अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक ऑटो लाइन से जुड़ के और धीरे धीरे समाज सेवा की तरफ जुड़ गया। जैसे आप ऑटो लाइन से जुड़े थे, साथ के साथ लायंस क्लब में आज जुड़े रहे, कई वर्षों तक लायंस क्लब में आपने सेवा की। हम भी हिसार में देखते थे, कहीं पौधारोपण है, जर्सियाँ बांटनी है, मेडिकल कैंप है, बहुत सारे आपके जो लायंस क्लब का उस टाइम का जो वक्त था अलग ही था। लायंस क्लब का मतलब हर व्यक्तियों के जवान में नाम था कि लायंस क्लब से कोई भी कार्य हो समाज सेवा का था लायंस क्लब। तो कैसा रहा लायंस क्लब की जो अब तक की आपकी सफर? देखिए, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैं लायंस क्लब में जुड़ा। मुझे वेद रावल जी शहर के हमारे दोस्त हैं, ऑटो मार्केट से थे, उन्होंने मुझे लायंस क्लब ज्वाइन करवाया 94 में। तो 94 में जब वो आए तो मैंने कहा मेरे पास तो फुर्सत ही नहीं है, यहाँ ऑटो मार्केट में इतना काम कर रहे हैं। कहते नहीं, सोशल काम भी करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पहले रोटरेक्ट, एक युवा शाखा होती थी रोटरी क्लब की, तो उसमें भी मैं बचपन से मेंबर रहा हूँ, तो वहाँ भी हमने बहुत काम किया, तो मैं उसमें जुड़ गया। तो लायंस क्लब में जुड़ने के बाद मुझे लगा कि एक ऐसी संस्था है जहाँ रह करके हम समाज की एक अच्छी सेवा कर सकते हैं। और फिर जब जैसे ही मैं उसमें जुड़ा तो फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर 99 में मैं प्रेसिडेंट बना क्लब का, लायंस क्लब हिसार सेंट्रल का, और उस वर्ष में आप लोगों का, मीडिया का बहुत सहयोग रहा। तो मुझे लगता था कि मैं दिन में 5 या 4 स्कूलों में हम जाते थे डेली। और मैंने बिजनेस को भी एक तरफ दिमाग में रख लिया कि पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत स्कूलों में हम गए और बहुत लोगों, बच्चों को जितनी हमारे से हेल्प हो सकती थी। और लायंस क्लब के बारे में 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटरनेशनल संस्था है और 13-14 लाख मेंबर हैं इसके, और पूरी दुनिया में 207 कंट्रीज में फैला हुआ है। इंडिया में भी 2.5 से 3 लाख मेंबर हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है कि ऐसी संस्था के साथ जुड़ के मैंने काम किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बहुत हमने काम किया। 2005-06 में चंद्रशेखर मेहता जी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते थे, उस समय कई गीत लिखे, रिकॉर्ड भी किए, आप लोगों को सब मालूम है। तो वो करते करते बस बहुत प्रदर्शनियां लगाई। तो काम करने का लायंस क्लब में बहुत ही मजा आया, और बहुत प्रशासन ने भी बहुत मान सम्मान दिया। 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे बहुत बार सम्मानित किया। अभी भी कई बार रेड क्रॉस से आ जाते हैं, रेड क्रॉस में ओम प्रकाश जी होते थे सेक्रेटरी, तो उनके माध्यम से बहुत काम किया हमने। जी, जैसे लायंस क्लब में आप थे उस वक्त बड़ा आपने नाम भी कमाया, लोगों की सेवा भी की, अपना व्यवसाय भी सही चल रहा था। अगर जैसे कि मैडम की अगर हम बात करते हैं, 2 बेटियां आपकी, मैडम ने अब घर बहुत अच्छी तरह संभाला भी। जैसे लायंस क्लब में आप होते थे तो कई बार मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाहर जाना भी पड़ता था, व्यवसाय भी। तो उस टाइम की कितनी खलती है इस वक्त, अगर मैडम नहीं है तो कितनी दिल में दुख है, और किस तरह से आपने मैनेज किया अपना आपको, किस तरह से वो किया? देखिए, जिंदगी के कहते हैं ना 2 पहिए होते हैं, और उसमें वो एक पहिया अगर चला जाए तो आप कितना आप समझ सकते हैं। तो वो हम सफ़र थी मेरी, बहुत उन्होंने साथ दिया। 2 बेटियां थी, लेकिन उन्होंने ही मुझे कभी दिमाग में नहीं आने दिया कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क करो। तो हमने बेटियों को भी बेटों की तरह ही पाला और बड़ी अच्छी उनको शिक्षा दी। लेकिन ये अकस्मात जो एकदम से 2008 में
ये दुर्घटना हुई। एक छोटी सी गाल ब्लैडर का स्टोन था और वो यहाँ से निकल के पैनक्रियाज में चला गया। डॉक्टर्स भी बड़े सारे क्योंकि मित्र थे, तो कई बार ईश्वर की भी ऐसी कोई अनुकंपा होती है कि समय नहीं आया तो वो हमारे साथ मिस हैपन्स हो गई। फिर अपोलो में गए, वहाँ बहुत पैसा भी बहुत लगा लेकिन वो उनकी हम जान बचा नहीं पाए। और उस समय मुझे ये समझ आई कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है और मेडिकल लाइन के बारे में कितनी जानकारी ज़रूरी है। एक छोटी सी पत्थरी से भी किसी की जान जा सकती है। तो उनके जाने के बाद एकदम तो शून्य सा हो गया जीवन कि कभी कोई देखा नहीं था। अच्छा पैसा था, अच्छा कारोबार था, 2 बेटियों का वो था। तो लेकिन उस समय भी एक मुझे कहीं से कुछ एक सत्संग मिल गया था, तो वहाँ मुझे उन्होंने काफ़ी उठाया, तो मुझे दोबारा से सबल बनाया कि जीवन कहीं यहीं ख़त्म नहीं होता। आपका मकसद है कि उनके अधूरे छोड़े कार्य को आप पूरा कीजिए, बेटियों को आप पालिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उनकी अच्छी शादियाँ कीजिए, तो आप वो स्वर्ग में भी आपके साथ ही हैं। तो वो आज भी मेरे साथ हैं। तो उनकी जो मोटिवेशन है वो हमेशा हमारे पूरे परिवार के साथ रहता है। आज दोनों बेटियां की शादी हो गई है। बड़ी बेटी जूही बहुत अच्छी पोस्ट पे है। उसने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से MSc बायोटेक्नोलॉजी करके, तो कोरोना में काल में मुझे बड़ा गर्व है उस पर कि उन्होंने बहुत लोगों की सेवा की और कोरोना काल में भी टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग करते रहे वो। तो आज वो अग्रवा मेडिकल में लगी हुई कार्यरत है। और छोटी बेटी को बचपन से ही, जैसे गिम्मी को बड़ा डांस का शौक़ था, तो वो भी डांस करते करते आज सेंट मेरी स्कूल में टीचिंग का काम कर रही है, डांस टीचर है और घर पे भी गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती। तो मुझे दोनों बेटियों पर गर्व है कि मैं 2 बेटियों का पिता हूँ। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी मुझे अच्छा लगा। इस मिशन में भी हमने बहुत कार्य किया। जी, ये मैं पूछने वाला था, जैसे कि मैडम का देहांत हुआ उसके बाद एकदम से होता है कि वही टायर वाली बात, अगर 2 पहिए हैं, एक पहिया पंचर हो जाए या निकल जाए तो कितनी मुसीबत होती है और किस तरह से अपने आप को संभाला। 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी थी, बड़ी बेटियां थी, बड़ी बड़ी हो रही थी बेटियां, उनकी जिम्मेदारी भी, और समाज का और अपना कारोबार, सबको संभालते हुए अपने जो एक तरह से जिम्मेदारी बखूबी निभाते, बेटियों की शादी की। आज एक तरफ जो बिजनेस था पहले उनको वो छोड़ के जो वर्क करते थे, मेरे ख्याल से आपने उन्हीं लड़कों को सौंप दिया, मेरे ख्याल से जो ऑटो मार्केट का काम था। वो मेरे पास जो लड़का था, काम सीखता था, वो मैंने उसको दिया और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं उससे कुछ चार्जेस नहीं लेता। और मैंने वो पिछले 5-6 साल से, जैसे ही मेरे को यहाँ डॉक्टर पाटिल मिले और मैं धन्वंतरी में जुड़ा, तो धन्वंतरी में जुड़ने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं हम और लोगों की बहुत अच्छी एक कंपनी है। ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपको सामान ही देना है या दवाई बेचनी है। तो हमारा मकसद ही डॉक्टर पाटिल का ये है, हेल्दी मिशन इंडिया हमारा एक नारा है और इसमें 15,000 से ज़्यादा एलोपैथी के डॉक्टर जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। और 14 साल पहले ही डॉक्टर पाटिल इसमें लग गए थे, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि बड़ी बेटी को थायराइड था, जैसे आपको भी मालूम है, आप हमारे काफ़ी नज़दीक रहे हैं जी। मीडिया के लोग बहुत ही, उन्होंने मुझे बड़ा सबल प्रदान किया, सभी लोग अच्छे तरह से हमारे साथ पेश आते थे। तो उस समय बड़ा अच्छा लगा जब डॉक्टर पाटिल मिले। तो बड़ी बेटी को थायराइड था और मैं बड़े 13-14 साल से बड़ा दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो पाटिल सर वो भी रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं, रोटेरियन हैं। तो वो एक फंक्शन में मिले थे, तो उन्होंने कहा आप घबराइए ना, जैसे आपकी मैडम के साथ हुआ उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, वो आप भगवान की मर्जी समझ लियो या कुछ डॉक्टरी गलती किस तरह भी समझ लीजिए आप कि वो चले गए, लेकिन आपकी बेटी का थायराइड हम ठीक कर देंगे। तो पिछले 7-8 महीने पहले 8 महीने उनका इलाज चला और वो आज वो थायराइड ठीक हो गया। और मुझे इतने डॉक्टर्स जाते थे, मैं चंडीगढ़ भी कई बार गया फोर्टिस में, तो वो कहते थे कि शादी इसकी करनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत थायराइड था इसको, तो ये कभी कंसीव नहीं कर पाएगी, माँ नहीं बन पाएगी। तो हम डरते थे क्योंकि माँ थी नहीं और बड़ी बेटी को ये प्रॉब्लम थी, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था। लेकिन परमात्मा ने ऐसा किया कि वो एक गाय के दूध का कैप्सूल आता है, वो सभी लोगों को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा मतलब ये नहीं है डॉक्टर पाटिल का कि वो एक आंदोलन है, भाई गाय के दूध में बहुत ताकत होती है, तो उसी का बनाया हुआ वो कैप्सूल इमुरिच है, तो वो खा करके और एक कैल्शियम की टैबलेट लेके वो आज मेरी बेटी ठीक है और शादी भी हो गई है। एक छोटी सी प्यारी सी नायरा दोती है मेरी 5 साल की। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक अच्छी कंपनी में जुड़ करके और आज लोगों को हेल्थ के बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं कि हमें बीमार होने से पहले ही ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि हमें बीमार ही ना हो जी। तो जैसे कि अपना व्यवसाय वही बताया इन्होंने कि जो पहले का काम था वो जो लड़के वहाँ वर्क करते थे उन्हीं को सौंप दिया, और उसके बाद जैसे कि मैडम के साथ जो एक तरह से घटना हुई, उसके बाद कुछ सज्जन मिले डॉक्टर पाटिल, उसके बाद उन्होंने जैसे सजेशन किया उसी हिसाब से अभी धन्वंतरी एक कंपनी है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बनाती है, वो कंपनी है, उसमें जुड़े हुए हैं। जैसे इस कंपनी में तो आप वर्क कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप 2 बेटियां
थी और बेटियों के लिए आप बड़े प्रेरित लोगों के थे कि अलग अलग आप पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना, प्रदर्शनी करना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आप आगे बढ़ा रहे थे। क्या आपका निरंतर वो चल रहा है या क्या फिलहाल? वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो 2003-4 में जब ये तो बहुत बाद में मोदी जी ने ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किया, लेकिन मैं तो 2003-4 से इसमें लगा हुआ हूँ। तो वो मेरी दोनों बेटियां पेंटिंग बनाती थी और मैडम भी उनका पूरा सहयोग करती थी। तो वो प्रदर्शनी मैंने चार्ट कटिंग काट के अखबारों की शायद हजारों की तादाद में कटिंग काट के हमने उस पर लगा के और जगह जगह पे मैंने कम से कम 500-700 जगह वो प्रदर्शनियां लगाई हैं। तो मेरा मोटिव यही था कि लोगों को समझाना कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। आज मैंने बेटियों को अच्छी एजुकेशन दी तो वो आज अपने अच्छे मुकाम पे हैं। तो ये हम लोगों को एक वहम है कि वंश चलेगा, उससे चलेगा, हम क्या पता किसका वंश चला रहे हैं किसका नहीं चला रहे। तो मेरा ये एक मेन है और मैं हमेशा ही इस पर्पज़ के लिए कोई भी मुझे कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बुलाता है, और वैसे भी लॉयंस क्लब का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ बेटी बचाओ अभियान का। तो जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं ये संदेश हर जगह देना चाहता हूँ कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, आपको बराबर उनको समझिए। बेटा अगर हीरा है तो वो भी मोती हैं जी, बेटियां भी जी। तो बेटियों के लिए कुछ आपने मेरे ख्याल से कुछ न गाने भी लिखे थे, कुछ रिकॉर्ड भी हुए थे, कुछ मुझे याद है। हाँ, तो किस तरह का थोड़ा सा हम चाहेंगे कि 2 लाइन दर्शकों को सुनाया जाए वो। हाँ, बेटियों को पहला गीत बस वो मेरा मकसद ये था कि अगर आप घर से मेरी 2 बेटियां थी तो मुझे प्रेरणा मिली और मैडम ने बहुत इसमें सहयोग दिया कि हमें ज़्यादा बेटे की जरूरत नहीं है, तो 2 बेटियां हुई बस हमारा परिवार पूरा है। तो फिर मेरे लिखने का और गाने का मुझे बचपन से ही शौक था। 2-3 साल का था जब से हरजीराम स्कूल में पढ़ा, फिर DN कॉलेज में ग्रेजुएशन की। तो उस समय बस गीत गाने का मौका था। बहुत यारों दोस्तों की महफिलों में भी गुनगुना लेते थे, ईश्वर ने थोड़ी सी आवाज़ अच्छी दी थी तो वो किया। तो फिर मुझे लगा कि इस मिशन को भी बढ़ाया जाए, तो मैंने कुछ गीत लिखे अपने और उसको फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाया और आज वो फिर लॉयंस क्लब के माध्यम से भी पूरे देश में वो CDs गई। उस समय CDs चलती थी, तो अभी तो बहुत लेटेस्ट आगे टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैं वो 2 लहजों, पहली मेरी एक जो मैंने गीत लिखा था बहुत पॉपुलर हुआ था और उसकी तो अभी वीडियो बनाने के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन कोई अगर चाहेगा तो हम उसमें बना लेंगे। तो वो मैं एक गीत आपको सामने एक स्टैंजा उसका सुना। जी जी। है मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं तेरा अंश हूँ, मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं तेरा अंश हूँ, मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। बेटियों से ही चलता संसार है, फिर क्यों बेटियों से तुझे इनकार है। बड़ी होकर पिया के घर जब जाऊंगी, गले लग कर के आपको बड़ा रुलाऊंगी। कन्या का दान तो स्वर्ग का द्वार है, ऐ मेरी प्यारी माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं तेरा अंश हूँ, मुझे मत मार माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ। थैंक यू जी। मैं भी थोड़ा भावुक इसमें कि जैसे संदेश है, एक तरह से भ्रूण हत्या का कई वर्षों से ये चीज़ चल रहा है। अभी तो सरकार ने भी सख्ती कर दी, उसको लेकर बहुत अच्छा कदम सरकार ने भी उठाया है। लेकिन पहले भ्रूण हत्या पेट में बेटी अगर जच्चा के एक तरह से टेस्ट करवाने के बाद पता होता था कि हाँ बेटी है, तो उसको एक तरह से सफाई करवा देते थे और बेटियों को पेट में एक तरह से मार देते थे। उसको लेकर कि मुझे बाहर आने दे बेटी, में एक तरह से अपना इन्होंने जो शब्द किए आपके सामने रखे हैं, आप एकदम समझ सकते हैं बेटी के लिए कितना दर्द है और बेटी क्या समझती। बेटा और बेटी में कोई कमी नहीं है, इस तरह के भाव के साथ इन्होंने गाना लिखा और बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हुए हैं। और ये संदेश है, बेटी को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि बेटे से कम होगी। बेटियां आज के दिन अगर बात करें तो बेटे से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप को संभालती है, माँ बाप को पूछती है। कोई भी दुख दर्द होता है, जितना बेटे को दर्द नहीं होता दिल में, उससे ज़्यादा बेटी को दर्द होता है अपने माँ बाप को लेकर। जैसे कि आप अभी इसमें धन्वंतरी में आप जुड़े हुए हैं, इसमें लेकर आपने किस तरह से आप लोगों के कार्य है और बहुत
सारे लोग कि एक तो व्यवसाय भी कराते हैं, सोचते हैं कि 2 पैसे भी हम कमा लें और काम भी चले और सोशल वर्कर भी हो, समाज के लिए की काम करें। तो उसी हिसाब से मेरे को लगता है कि अब धन्वंतरी में सारे आपके पास पैसे भी आपके पास आ रहे हैं और समाज की सेवा भी कर रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य के लाभ भी आप लोग दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आप? मेरा कहना है कि धन्वंतरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर रमेश पाटिल सर एमडी मेडिसिन हैं, दोनों बेटे उनके अमेरिका से एमएस हैं, बहुएं भी डॉक्टर हैं, पूना 17 में अपने 2-3 हॉस्पिटल्स हैं। तो उनका एक मिशन शुरू से रहा है, बहुत छोटे से परिवार से थे और उन एलोपैथी की मेडिसिन से उनको इतना मालूम था कि हम लोग ना उनको दबा सकते हैं, बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते। तो उनका थोड़ा रुझान आयुर्वेद में आया। तो जब इंडिया में स्वाइन फ्लू आया था तो 2008 में, जब इस कंपनी का पदार्पण हुआ तो वो डॉक्टर विजय भटकल सर के साथ मिले थे। वो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं हिंदुस्तान के। तो इन दोनों ने मिलकर, एक एलोपैथी का डॉक्टर और एक आयुर्वेद के बहुत बड़े साइंटिस्ट मिलके उन्होंने खोज की कि कोई ऐसी चीज हम निकालें जिससे कि हर आदमी स्वस्थ रहे और उसका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे। तो वो उसकी खोज में ये निकला कि गाय का प्रथम दूध, जो बछड़ा देने के बाद जो गाय है उसका पहले 16 घंटे का जो दूध, वो अमृत के समान है। तो जैसे माँ का दूध बहुत श्रेष्ठ है दुनिया में, तो बच्चा उसी को पी के बड़ा होता है और उसके हर सारे ऑर्गन बड़े होते हैं। ऐसे ही गोपीयूष बोलते हैं इसको, गाय के पहले दूध को। तो ये कोलेस्ट्रॉम उन्होंने खोज की इसकी, और उसको स्वाइन फ्लू के जिस टाइम आया तो उस समय उन्होंने फ्री पूना में और बॉम्बे में उसके फ्री कैप्सूल बांटे थे कि ये, और बड़े बड़े इंडिया टीवी पे और उस पे न्यूज चैनलों पर भी आया था कि उसके अंदर जो 90 प्रकार के घटक होते हैं वो इंसान को बूढ़ा नहीं होने देते और उसका इम्यून सिस्टम बढ़िया रहता है। आज जो कोरोना आया है, ये 13-14 साल पहले ही डॉक्टर पाटिल समझ गए थे कि ऐसे ऐसे वायरस आएंगे जो इंसान को कमजोर करेंगे। और खासतौर पे हिंदुस्तान में मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में यूरिया पेस्टिसाइड केमिकल का ज़्यादा यूज होने लग गया खेतों में, और वो जो जहर हमारे शरीर में जा रहा है वो टॉक्सिन्स के रूप में अंदर इकट्ठा होकर वही कैंसर बना रहा है, वही शुगर बना रहा है, वही हमारे जोड़ों के दर्द की कई तरह की बीमारियां बना रहा है। तो उसी को ये इमरिच कैप्सूल जो है, ये जब अंदर जाएगा, ये 1 दिन के बच्चे से लेकर के और 100 साल के बुजुर्ग इसको कोई भी खा सकता है। तो एवन देन इसको प्रेग्नेंट बच्ची को भी हम देते हैं 4 महीने के बाद। और बड़ी हमें गर्व की बात है कि लास्ट में अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही और अगर हम इसके 10-15 कैप्सूल का पाउडर, इसका कोलेस्ट्रॉम उस बच्ची को दे दें तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बड़े बड़े जख्मों को ठीक कर सकता है, शुगर को ठीक कर सकता है और आपके इम्यून सिस्टम को कभी भी डाउन नहीं होने देगा। तो ये डॉक्टर पाटिल की खोज है, गोपीयूष। तो उन्होंने, हम इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में आज अभी जैसे डेंगू चल रहा है, अभी कोरोना चला था, तो हम 10 लाख लोग के करीब आज इस मिशन में जुड़े हुए हैं धन्वंतरी में। और हमें बड़ा गर्व है कि 5-7 लोगों को ही कोरोना हुआ, और लेकिन वो सब लोग स्वस्थ हो गए 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया था। तो हम, मेरा संदेश ये है कि इसको आप यूज करिए और आप इनको छोटे बच्चों को भी दीजिए, आप भी खाइए। ये कोई दवाई नहीं है, ये आप ऐसा प्रोटीन है कि जिसके अंदर 90 प्रकार के ऐसे मेडिकल गुण हैं जो ईश्वर ने डाले हुए हैं। मान लो आपको अगर शुगर है तो आपको इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 दोनों हैं। तो ये पैनक्रियाज को एक्टिव करके आपकी शुगर को कंट्रोल के साथ साथ उसको जड़ से खत्म करने का भी काम करेगा। जैसे आज डेंगू चल रहा है। जी, मैं वही पूछने वाला था। जैसे डेंगू के बहुत सारे केसेस हैं, डेंगू के आपने जैसे जर्नल हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, तो हमने कहा था कि ये जो दवाई है डेंगू पर भी काम करता है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा क्या, किस तरह से डेंगू में इसमें ये मैं दिखाना चाहूंगा। ये इमरिच की एक बोतल है, इसमें ही वो कोलेस्ट्रॉल में इसमें 75 के करीब कैप्सूल होते हैं और वो पाउडर इसमें कैप्सूल में है। तो ये इमरिच क्या करता है, इसमें प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर हैं। तो ग्रोथ फैक्टर का काम होता है कि सेल्स का नया निर्माण करना। तो ये अगर इसमें प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ फैक्टर ना हो तो ये डेंगू पे कभी काम नहीं करता। तो इसका काम क्या है, उसमें प्लेटलेट तेजी से गिरते हैं और खून पानी होने लग जाता है। तो उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हमें या तो बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इतनी तेजी से बढ़ नहीं पाते। तो ये अगर हम उसको जो भी पेशेंट जिसको डेंगू हो गया है उसको हम हर 4 घंटे के बाद 8-10 कैप्सूल खोल के उसका पाउडर ये आधा चम्मच ही निकलता है और उसको नारियल पानी से दे सकते हो, पानी के साथ दे सकते हो। अगर आप उसको लगातार दें और 3 दिन में अगर ये उसको ये हम हर दिन में 20-30 कैप्सूल का उसको पाउडर खिला दें तो चौथे 5वें दिन उसके प्लेटलेट्स लाखों में होते हैं। ये मैंने हजारों पेशेंट ठीक किए हैं। और अभी भी हम रोजाना, मैं रोडवेज में के बसों पर जाके, कोई जींद, कोई कुरुक्षेत्रा, कोई कहीं भी, जहां से भी कोई डेंगू का पेशेंट आता है तो हम कोशिश जो वो इलाज करा रहे हैं, देखो हमारा एलोपैथी के ही डॉक्टर हैं, हमारा उनसे कोई ना तो टकराव है ना हम किसी प्रकार की ऐसी बात करते। वो जो आप इलाज करा रहे हैं वो आप कराइए, लेकिन अगर साइड में जैसे कोई बाबा रामदेव जी कहते हैं बकरी का दूध लीजिए, गिलोय लीजिए, आप ये उसकी जगह अगर आप ये लें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है और ये डेंगू पे नहीं पूरी बॉडी पे काम करेगी।
और भविष्य में फिर उसको कभी डेंगू नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस को किल करने की मेडिसिन है। जी हाँ जी। जैसे सुरेंद्र जी आपने इसके मेडिसिन के बारे में भी आपने बताया, आपने पूरी हमने कि लायंस क्लब के बारे में बात की, समाज में किस तरह से आपने योगदान दिया उस पर भी बात किया। तो कई बार ना जैसे युवा हैं रोजगार करने की बात करते हैं, कोई ना कोई व्यवसाय करने की बात करते हैं, तो युवाओं को किस तरह से अगर कोई भी काम शुरू करने से पहले किस चीज़ को देखना चाहिए और कितना आत्मबल उसमें होना चाहिए कि अगर कोई काम करते हैं तो आत्मशक्ति कितनी होनी चाहिए? देखो, युवाओं को मेरा सिर्फ कहने का एक ही मकसद है कि युवा पीढ़ी आजकल थोड़ी सी भटक गई है। कुछ जैसे जैसे हमारी नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें वो गलत रास्ते पर भी चल पड़े हैं। खान पान उनका बहुत गलत हो गया है। तो लेकिन अभी अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप कभी भी ठीक नहीं, तो सबसे पहले तो वो स्वास्थ्य अपना ठीक रखें। और ज़्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड और ये कोल्ड ड्रिंक्स जितने वो ले रहे हैं ये उनको नुकसान करेंगे बहुत ज़्यादा। तो हमारा भी यही मकसद है कि वो पहले स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल के युवाओं में बहुत तरह के चश्मे अभी से लग गए हैं। अभी भी शारीरिक विकास उनका पूरा नहीं है। मेंटली वो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, तो उसके लिए वो अच्छी मेडिसिन लें और अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। देखिए, हमारे डॉक्टर पाटिल सर एक ही बात कहते हैं कि अगर आप पानी की मात्रा सिस्टम से पियोगे 20 kg पे 1 लीटर पानी आपकी बॉडी को रोज चाहिए आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रखने के लिए। तो आप अपना वेट कर लीजिए, अगर 80 किलो वेट है तो आपको 4 लीटर पानी डेली चाहिए। एक आपको खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है और आपके घुटनों की प्रॉब्लम आपको 4-5 साल में हो जाएगी। और एक आपको बिल्कुल चिल्ड पानी नहीं पीना चाहिए। आप फ्रिज का जो पानी पीते हैं, आप हमेशा मटके का पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, ये हम बात करते हैं। और एक आपका पेट हमेशा आप साफ रखिए। अगर आपको कब्ज और एसिडिटी वगैरह बनती है तो आप समझ लीजिए उसके लिए चाय एक बहुत बड़ा कारण है। जो सुबह की खाली पेट जो लोग चाय पीते हैं उनको सुबह ही एसिड और तेजाब का सिस्टम शुरू होता है। तो पेट साफ हम करवाते हैं और उनको कुछ आयुर्वेद के नुस्खे बताते हैं, कुछ उनको एक्यूप्रेशर स्थिति बताते हैं। जैसे अगर बड़े डॉक्टर्स हमारे बताते हैं कि अगर 10 बार आप खाने से पहले अगर ऐसे मुट्ठी को बंद करेंगे 10 बार तो आपके ये पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएगा और आपका लीवर और किडनी एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप खाने के बाद ये वायु मुद्रा लगा लें और वज्रासन में बैठ जाएं, जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो आप देखा होगा उनको कभी भी घुटनों की प्रॉब्लम और शुगर उनको नहीं होती, क्योंकि वो आधा घंटा बैठ के मंडूकासन करते हैं। तो मंडूकासन भी ऐसे करके हमें झुकना पड़ता है। तो बाबा रामदेव जी को फॉलो हम करते हैं। आयुर्वेद में आप प्राणायाम करिए और ये करिए। और युवाओं को मेरी सिर्फ इतनी बात कहना है कि वो जो भी काम करें उसमें 100% दें, जुनून से काम करें, बार बार अपना मन ना डिगाएं करें जिस भी जगह जाएं, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। और आप धीरे धीरे, जैसे अभी कोई लोग शराब पी हम छुड़वाते हैं, लोगों की बीड़ी सिगरेट छुड़वाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर बीड़ी सिगरेट पहली बीड़ी पीने के बाद ही उसको खून की उल्टी आ जाए या उसको, तो वो जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पिएगा। और शराब पीने वाला अगर इंसान को भी पहले कोई गलत उसको एकदम से सिम्टम आ जाए तो वो ना पिए, लेकिन ये धीरे धीरे जहर बनता बनता फिर बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। तो युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और अश्लील फिल्में और ऐसी बातें, और आजकल सिर्फ अपना कैरियर पे ध्यान दें। अगर वो अपने कैरियर पे ध्यान के फोकस करें तो वो दुनिया की बहुत बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। और हिंदुस्तान का युवा, जैसे मोदी जी कहते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव है और उनको काम करने की बहुत ललक है, तो वो जुनून से जो भी काम किया जाए। आज मैं 64 साल की उम्र मेरी हो गई, मैं आज भी अगर एक्टिव हूँ तो सिर्फ डॉक्टर पाटिल सर मिल गए 5-6 साल से। तो सारी बातें भूल के आज हम समाज में यही एक संदेश देना चाहते हैं कि हर इंसान वो कर सकता है जो उसने, अगर वो दिल से और मन से, सच्चे मन से लग के ईश्वर को ध्यान करके, क्योंकि पैसा ताकत है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। लोग पैसे के पीछे जैसे बहुत बुरी तरह से भाग रहे हैं। तो कोरोना काल में आपने देखा होगा कि पैसा किसी के काम नहीं आया। हमारे लॉयंस क्लब के बहुत अच्छे अच्छे मित्र जो 500-500 करोड़ तक के भी थे उनके पास पैसा, लेकिन वो काम नहीं आया क्योंकि वो उन्होंने हेल्थ के बारे में कभी जागरूक हुए नहीं। सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और बहुत सारी चीज़ें आपने ज्ञान भी बांटा है और आपने अपना अनुभव भी दिया है। साथ के साथ जो भी आपके साथ जीवन में जो घटित हुई उसको लेके किस तरह से अपने आप मोटिवेट अपना आप ही होते रहे, लोगों के किस तरह के आपको एक समर्थन मिलता गया, उस हिसाब से समाज में अपना योगदान और परिवार की जिम्मेदारी आपने निभाई। कई बार ना जैसे आपके कार्यक्रम देखते थे तो आप कुछ एक गाना भी गाते थे, गुनगुनाते थे। मैं चाहूँगा कि जैसे कि इंटरव्यू का हम समापन कर रहे हैं तो उससे पहले को गीत आप दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना ये है कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती और हमेशा जहाँ से आप शुरू करेंगे वहीं से फिर शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा एक गीत गुनगुनाता हूँ, उसकी एक स्टैंजा आपको जरूर सुनाऊंगा।
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत अच्छे गीत के साथ very एक कार्यक्रम का समापन हम लोगों ने किया। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और आपके कोई ऐसे सवाल हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम अगली बार फिर बातचीत करेंगे सुरेंद्र छिंदा जी से कोई और टॉपिक के साथ, किसी और विषय पे। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। धन्यवाद। नमस्कार।